हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम गुटनिरपेक्ष पढ़ेंगे, भारत और शीत युद्ध। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सीधा ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जो देश था वो दो गुटों में बट गया, एक सोवियत गुट में और एक अमेरिका गुट में। तो नवसंतरित राष्ट्र थे वो क्या थे, जो अभी अभी आज़ाद हुए थे। और सोवियत संघ और अमेरिका क्या कर रहे थे, उन्हें अपने अंडर करने के लिए वो उन्हें अन्य प्रकार की सहायता दे रहे थे, जैसे आर्थिक सहायता, तकनीकी, प्रौद्योगिक, सैनिक सहायता देकर अपने अंडर कर रहे थे। तो एशिया और अफ्रीका के देश वो लंबे समय तक गुलाम रह चुके थे और उन्हें अपनी आज़ादी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो उन्होंने क्या नीति अपनाई, वो किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति अपनाई। तो 1955 में बार्डुंग सम्मेलन होता है और उसमें वो शीत युद्ध के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और अपनी तीसरी दुनिया बनाने के बारे में सोचते हैं। फिर 1961 में बेलग्रेड, जो कि यूगोस्लाविया में है, उसमें सबसे पहला सम्मेलन होता है जिसमें कि 5 नेता है वो इम्पोर्टेंट है, एक यूगोस्लाविया के, भारत के, मिस्र के, इंडोनेशिया के और घाना के। इन नेताओं ने गुटनिरपेक्ष की स्टार्टिंग करी और इसका मेन कारण क्या था गुटनिरपेक्ष बनाने का। यदि कोई भी एक अन्य देश हम पर आक्रमण करता है तो हमारे पास दूसरा विकल्प होगा जाने के लिए और हम उस गुट के विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। तो अब हम देखेंगे भारत और गुटनिरपेक्ष में क्या संबंध है। सबसे पहला मेन कारण है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपना खुद का दृष्टिकोण देखता है और अपने आप को एक नया मंच प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर। सेकंड, भारत दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करता, जैसे कि जो कि अमेरिका है उसे आर्थिक सहायता देता था, उसी प्रकार सोवियत संघ उसे सैनिक सहायता देता था, जिससे कि वो दोनों से लाभ उठा रहा था। तीसरा, क्योंकि साम्यवादी देश से भारत की सीमा टकराती थी और पूंजीवादी से भी, क्योंकि साम्यवादी से चीन था और पूंजीवादी से पाकिस्तान था, इसलिए यदि कोई भी देश पे वो साम्यवादी से पे जाता है तो वो पूंजीवादी उस पर आक्रमण कर सकता है किसी वक्त, और पूंजीवादी के पास जाता है वो साम्यवादी आक्रमण कर सकता है। और चौथा मेन कारण, भारत एशिया देशों में सबसे बड़ा देश था, जिसमें यदि वो आप उस पर आक्रमण होता तो उसके अन्य पड़ोसी देशों पे भी होगा आक्रमण। अब हमने ये तो कर लिया, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष के बारे में। तो गुटनिरपेक्ष को तीसरी दुनिया भी कहा जाता है, क्योंकि पहली दुनिया थी अमेरिका और दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ, तो तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्ष हो जाती है। और गुटनिरपेक्ष को दूसरा नाम क्या है, नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट। और गुटनिरपेक्ष के हर 3 साल बाद सम्मेलन होते हैं। सबसे पहले गुटनिरपेक्ष जब पहला सम्मेलन था बेलग्रेड में 1961 में, उसमें 25 सदस्य हैं, जो कि आज 120 हो चुके हैं। तो अब ये सोच रहे होंगे कि कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया 1991 में, लेकिन गुटनिरपेक्ष अभी तक क्यों है। इसका तो मेन कारण ये था भी कि किसी भी खेमे ना जाना, वो तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया। पर इसका मेन कारण ये है, जैसे कि अमेरिका है, पावरफुल कंट्री है, कभी उन पे दादागिरी ना करे, जो अविकासशील देश है, अविकसित देश है, उन पे वो ना करे। और जैसे कि विकसित देश है, इंग्लैंड विंग्लैंड, दोबारा से उपनिवेश ना कर ले, इसलिए भी गुटनिरपेक्ष आज तक जिंदा है। थर्ड, दिक्सिन सहयोग, मतलब कि जो कि आप एनसीईआरटी की बुक नंबर पेज नंबर 6 पे देख सकते हो, जो मैप बना हुआ है तीसरी दुनिया, उसमें सहयोग कर सके, जैसे आर्थिक हो गया, वित्तीय सहायता हो सके, या सामान के लेना देना, टैक्स वैक्स, इस सारी बातों का वो सहयोग करे। और जो विकसित और विकासशील देश और अविकसित देश है उनमें बराबरी आ सके। 1971 में भारत की आलोचना होने लगी कि भारत ने गुटनिरपेक्ष का पालन नहीं किया और वह सोवियत खेमे में जाके मिल गया। परंतु उसने 1971 में सोवियत संघ के साथ केवल 20 वर्षीय मित्रता संधि की थी, क्योंकि भारत पर पहले से आक्रमण हो रहे थे, जैसे कि 1962 में भारत चीन और 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान आक्रमण। तो इसलिए वो भारत सोचा था कि यदि मैं सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि करूंगा तो कोई भी देश मुझ पे आक्रमण नहीं करेगा, जो कि 20 वर्षों के लिए थी, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ टूट गया और उसके साथ ही संधि खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।